अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अपनी लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था अपना चैप्टर नंबर 7, बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अवामी मज़ाहमत, तो जिसका हम पॉलिटिकल रीजन, सियासी असबाब देख चुके थे। यहां पर हम आए हैं अपने माशी असबाब पर, यानी कि इकोनॉमिक रीजन। उसके क्या रीजन था, क्या वजह थी, क्यों हुआ था वो, तो हम देखते चलते हैं इसको। यहां पर जो अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे, उनका क्या मकसद था? उनका आने का उनका मकसद था तिजारत करने आए थे। वो उन्होंने पहले परमिशन यहाँ पे ट्रेड करने के लिए लिया था, लेकिन जल्द ही उसके साथ क्या हुआ कि वो लोग जो थे यहाँ के मुल्क को इस्तेहसाल का निशाना बनाने लगे थे। और यहाँ पे जितना भी रिसोर्सेज मौजूद थे, रिसोर्सेज यानी कि जो भी अल्लाह ताला ने कुदरती चीजें यहाँ पे फराहम करी थी, दे रखी थी, सोना चांदी, रॉ मटेरियल, किसी भी फील्ड में, वो सब उसको इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू करा और एक तरह से उसको हिंदुस्तान को कंगाल करने लगे। ये उनका एक हरबा था। उसके साथ उन्होंने यहां से जितनी दौलत और कच्चा माल ले जा सकते थे वो ले जाने की कोशिश करी। मैंने आपको बताया था उन्होंने किसानों पे पाबंदी लगाई थी कि वो जो रेगुलर क्रॉप्स हैं वो ग्रो ना कर क्या करें, वो कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करें यहां पर, ताकि उससे जो उनको मुनाफा हो वो उसको अपने कंट्री में इस्तेमाल करें। ठीक है बेटा, जिन लोगों के पास नोटबुक्स नहीं है, काइंडली कीप अ नोटबुक हैंडी विद यू। समझ में आ रही है प्लीज? उसके अलावा अगर हम देखते चले, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तानी तिजारत और सनत के यानी कि इंडस्ट्री के मफादात के खिलाफ अमल किया, इसलिए हिंदुस्तानी दस्तकार पूरी तरह तबाह हो गई थी। इंडस्ट्री पूरी डिमोलिश हो गई थी, खत्म हो गई थी पूरी। ठीक है, उसी के साथ और क्या था, जितनी भी अशिया थी, ठीक है, वो उसका जो सप्लायर आप देखें यहां पर, हिंदुस्तान बरतानवी अशिया का एक उम्दा सारिफ था, यानी कि एक सेंटर था। ठीक है, जहां पर वो अपनी बनी हुई चीजें लेकर आते थे और यहां पे उसको बेचते थे। और बरतानिया की सनतों के लिए खाम मालों का एक बड़ा सप्लायर बन चुका था। यहां से जितना भी रॉ मटेरियल जाता था, कच्चा माल, वो यहां से अपनी कंट्री लेके भेजते थे सस्ते दामों पर, और वहां पर उसको मुनाफा उसका हासिल करते थे। राइट बेटा? चलिए आगे चलते हैं हम। ये हमारा इसका क्या है, इकोनॉमिक रीजन, माशी इसका रीजन है। और उसके अलावा अगर हम देखते चले, मालगुजारी को ज्यादा से ज्यादा वसूल करने की नौ आबादियाती पॉलिसी का नतीजा क्या हुआ था कि बड़ी तादाद में जितने भी किसान थे, ताजिर थे, महाजनों के हाथों अपनी जमीन से महरूम हो गए थे, क्योंकि हर एक पर कुछ ना कुछ उन्होंने पाबंदियां आयद कर दी थी। किसानों पर पाबंदी थी कि वो फसल अपनी मर्जी से नहीं उगा सकते थे, वो कमर्शियल क्रॉप्स उगाते, और जो हमारे दूसरे दस्तकार थे या ताजिर थे वो भी ट्रेड नहीं कर सकते थे। उसके अलावा और दूसरी चीजें थी जिन पर उन्होंने टैक्स लगाए थे। ठीक है बेटा? उसके अलावा अगर हम आगे मूव ऑन करें, देखें तो उसमें हम क्या देखेंगे, हमने पहले देखा था सियासी असबाब क्या थे, फिर हमने देखे माशी असबाब, उसके साथ समाजी और मजहबी असबाब क्या थे, यानी कि सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स क्या थे। ठीक है, सोशल और रिलीजियस फैक्टर्स के क्या थे। यहां पर जब हिंदुस्तान ये लोग आए ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने यहाँ के समाज पर बहुत गहरी निगाह रखी, और इस समाज में जो जो चीजें उनको महसूस हुई, ऐसी प्रथाएं, ऐसी रीति रिवाज, तो उन्होंने उसको पॉइंट आउट करना शुरू करा। जैसे सती प्रथा हो गई, और लड़की का पैदा होना हो गया, बेवाओं की दोबारा से शादी हो गई, औरतों की तालीम। ये समाजी इस्लाहात के सबब काफी लोग खुश नहीं थे, यानी कि इसमें जो चेंजेस आ रहे थे इसको रोका जा रहा था, इससे लोग खुश नहीं थे। ये भी इसका एक रीजन था। और ईसाई मिशनरियों के जरिए लोगों की मजहब तब्दीली के मकसद से स्कूल और कॉलेज खोले गए थे। जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान आए, उसके पहले से क्या हिसाब था, तब तो आपके मदरसे हुआ करते थे, मठ हुआ करते थे, जहां पर हिंदू और मुस्लिम बच्चे जाके पढ़ते थे। पर जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान आए और उन्होंने ऐसी प्रथाएं, ऐसी सोशल रिचुअल्स यहां पे देखे आकर, तो उसको, उन बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करी। उसके लिए उन्होंने मिशनरीज स्कूल्स खोले,
जिसके जरिए वो बच्चों को तालीम देते थे, और उसके जरिए वो एक आसान तरीका उन्होंने अपनाया था हिंदुस्तानियों को ईसाई मजहब में तब्दील करने का। उनको ये दिखाना कि ये कितना अच्छा रिलीजन है ईसाई, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्होंने स्कूल खोले थे, ये उनका एक मिशन था, ठीक है बेटा। उसके अलावा अगर हम देखते चले, हमारे कुछ पॉइंट्स यहां पर मेंशन हैं। जैसे हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, यहां पर 1850 के एक एक्ट आया था, एक्ट यहां पे दिया है, इसकी रो से नए ईसाई बने लोग आबाई जायदाद की विरासत हासिल कर सकते थे। यानी कि जो क्रिश्चियन हो जाते थे उनको ये राइट था, ये हक था कि वो अपने बाप दादा की जायदाद के वारिस बन सकते थे, ठीक है बेटा। उसके अलावा नया कानून ईसाई मजहब के इख्तियार करने वालों के लिए एक रियायत के तौर पर समझा गया। इसमें जितने भी फायदे थे इस कानून में, वो सारे फायदे किसको हासिल हो रहे थे, जो लोग ईसाई मजहब इख्तियार करते, और लोगों की मजीद तशवीश और खौफ पैदा हो गया था इसके लिए। फिर उसके अलावा यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें 1806 में सिपाहियों के मजहबी जज्बात को चोट पहुंचाई गई थी। क्या चोट पहुंचाई गई थी, वहां पे हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग काम करते थे एज अ सोल्जर, सोल्जर कहा जाता है सिपाहियों को, ठीक है। तो हिंदुओं से क्या कहा गया था कि वो अपनी पेशानी से अपनी जात की अलामत को हटा दें। वो क्या करते हैं, हिंदू क्या लगाते हैं अपने माथे पर, वो तिलक करते हैं या टीका लगाते हैं। तो जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने क्या उनसे ऑर्डर पास करे थे कि आप अपने माथे पर अपने मजहब की अलामत नहीं इस्तेमाल करेंगे, और मुसलमानों से कि उनकी दाढ़ियों को तराश देने के लिए कहा गया था। तो ये उनका डायरेक्ट उनके मजहब पर वार था। समझ में आ रही है मेरी बात आपको, ठीक है। तो आज अगर आप इसको करंट फिनोमेना में भी देखें तो आपको ये सब चीजें बहुत महसूस होती हैं। अगर हम अभी रिसेंटली बात करें, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अगर हम उसकी बात करें, ये यहां पर कुछ रिलीजन्स के फेस्टिवल स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में ये बात कही गई है कि आप अपने शॉप्स के बाहर कुछ नेम प्लेट्स लगाइए, ठीक है, ताकि आपका मेंशन हो कि आप किस रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं। ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी, अखबार में पढ़ी होंगी, और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए आपने वो भी देखे होंगे, ठीक है बेटा। तो ये जो सारी चीजें थी, इसकी वजह से सिपाहियों में बहुत ज्यादा हलचल थी।